नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लालन शे में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम कक्षा 9 में पढ़ रहे थे इतिहास। हम इको कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है भूगोल का, वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम लोगों ने शुरू करी है वो करी है इतिहास, और इतिहास में अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में, विश्व इतिहास में अगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कुछ है तो वो फ्रांसीसी क्रांति थी। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर हुआ। इसीलिए तो ड्यूक मैटरनिक साहब कहते हैं कि जब जब फ्रांस छींकता है तब तब क्या है, पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो चलो भाई, आज किस किस को सर्दी जुकाम होगा, मतलब आज क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो जान लेते हैं। क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से होती है वो जानेंगे। स्टेट जनरल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। स्टेट्स थे, जो 3 वर्ग थे, वो हमने लास्ट लेक्चर में जाने हैं, वो भी मैं बता चुका हूं। और फिर फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है संवैधानिक राजतंत्र। ये संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है? संविधान आप लोगों ने पढ़ते हैं, संविधान के बारे में हम लोग जान चुके हैं, राजतंत्र आप अलग से जानते हैं। पर जब इन दोनों को जोड़ देंगे तब क्या होगा भैया, तब क्या होगा भैया? संविधान के बारे में, राजतंत्र के बारे में हमने सुना होगा, पर संवैधानिक राजतंत्र वो भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने उसमें क्या होता है। तो आइए जानते हैं। पहला थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल जो बातें हैं आज के इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग जान लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में पहले तो ये देखा था कि जो 3 वर्ग है, 3 वर्ग कौन कौन से? सबसे ऊपर जो है वो है पादरी वर्ग, उसके बाद दूसरा है कुलीन वर्ग, और तीसरा है आम जनता का वर्ग। जब ये बात आम जनता की है तो इसमें किसान, वकील, व्यवसायी, ये सब आते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये बात जिक्र करी थी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन दोनों को एक विशेषाधिकार है। और वो विशेषाधिकार कैसा है कि भैया आपको कर नहीं देना। कर का मतलब टैक्स नहीं देना है, सही बात है ना, नहीं देना था ना कर। और कर भी क्या थे? 3-4 प्रकार के कर थे। तो ये जब कर पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग नहीं देंगे तो देगा कौन? आम जनता देगी। और आम जनता में मुख्यतः कौन है? किसान। पूरी जनसंख्या का 90% भाग जो है वो किसान है। 90% जो भाग है वो कौन है? किसान है। अब जो कर देने हैं वो कर भी कैसे? 3 प्रकार के कर देने हैं किसान को। कर जो देगा ये आम जनता ही देगी कर। ये दोनों को तो विशेषाधिकार है कि आपको कर नहीं देना है। तो जब ये आम जनता देगी तो किसान 3 प्रकार के कर देगा। पहला देगा सामंती कर। कैसा कर बच्चों? सामंती कर। ये सामंती कर क्या है? ये सामंती कर देना है कुलीन वर्ग के लोगों को। और कुलीन वर्ग में कौन है? जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनके, जिनके अंडर में आप लोग काम करते हैं। और इन्हीं किसानों को क्या है, अगर सेना में जरूरत पड़ जाए तो आपको जाना है। अगर वो किसान कोई अपना पर्सनल काम बता दे तो भी आपको ही करना है। जिस प्रकार का भी कोई भी काम है वो ये लोग ही करेंगे। और उसके बाद ऊपर से कर भी देंगे। कितना देंगे? जितनी उपज है उसका 1/10 कर देना पड़ेगा। चलो सामंती कर दे दिया। उसके बाद एक देना है धार्मिक कर। एक देना है धार्मिक कर, ठीक है। रिलीजियस टैक्स देना है। वो कौन सा था? टाइथ, ठीक है ना। टाइथ ये कौन सा था? धार्मिक कर। ये कहां पर जाएगा? पादरी वर्ग के लोगों के पास कि भाई टाइथ उनको देना है। इसके बाद जो तीसरा है वो है सरकार का कर। आपको सरकार को देना है तो उसमें कौन सा था? टाई, ठीक है, ये सरकार को देना है। और इसके अलावा और भी बहुत से अप्रत्यक्ष कर थे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। ओके, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं वो हमने। इस प्रकार से 3 तो इनको कर देने। भैया इतने तो आप कर ले रहे हो, इतने तो आप टैक्स ले रहे हो, तो फिर बचेगा कहां से इंसान के पास? ये लोग खूब पैसा कमा रहे, पादरी वर्ग खूब पैसा कमा रहा है, कुलीन वर्ग खूब पैसा कमा रहा है, पर ये लोग किसी भी प्रकार का कर नहीं देते क्योंकि विशेषाधिकार है। तो ऐसे विशेषाधिकार तो खत्म होने चाहिए। जो जन्मजात विशेषाधिकार है वो तो खत्म होने चाहिए ना। तो इन विशेषाधिकार को खत्म होने की बात होगी। हम लोगों ने देख लिया था कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति होती। पर अब इसको बिल्कुल डीप में पढ़ना है कि क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई वो आज हम लोग जानेंगे। तो क्रांति होने के क्या क्या कारण रहे? एक तो जो इन लोगों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं, पहला कारण तो यह है कि इन लोगों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं, ये विशेषाधिकार खत्म होने चाहिए। और दूसरी बात यह भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी कि शिक्षित मध्य वर्ग, शिक्षित मध्य वर्ग क्या करेगा? क्रांति करेगा।
जो शिक्षित भी है और मध्य वर्ग भी है। मध्य वर्ग का मतलब क्या है? आमदनी में मध्य वर्ग है, ना तो उसके पास ज्यादा पैसा है, ना ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही पैसा नहीं है। और ये शिक्षित मध्य वर्ग आया कहां से? जो औद्योगिक क्रांति हुई है, जब वहां पर ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ी है, उनकी आय बढ़ानी पड़ी है, ज्यादा पैसा उन लोगों के पास आया है, तो ये शिक्षित मध्य वर्ग उभरा है। इसमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अच्छे खासे जो लोग हैं वो है। तो शिक्षित भी है, पढ़े लिखे भी है, तो ये लोग क्या क्रांति करेंगे। और ये क्रांति इसलिए करेंगे कि इनका जो विशेषाधिकार है वो खत्म होना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक विचारों की परवाह नहीं होगी, जब तक विचार लोगों में एक दूसरे में नहीं बदले जाएंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है। तो अब एक तो उस समय विचारधारा है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। विचारधारा में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा कि जो मॉन्टेस्क्यू, रोसो, इन जैसे जो विचारक हैं फ्रांस के, उनके विचारों को वाचन करा जाएगा, पढ़ा जाएगा कॉफी शॉप पे, सैलूनों पे, और लोगों को सुनाया जाएगा। क्यों राजा निरंकुश क्यों है, राजा की क्यों इतनी शक्तियां है, हम क्यों राजा की गुलामी से है, ऐसी बात है। क्यों ये दोनों विशेषाधिकार क्यों है इन लोगों के पास, क्यों इन्हें जन्मजात विशेषाधिकार है। मतलब देखो, शिक्षा एक तो होती है जो सिर्फ आप डिग्रियां लेकर के बैठ जाओ। अगर डिग्री लेकर के, शिक्षित होकर के भी अगर आप कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं शोषण हो रहा है, उसे देखते हैं, तो फिर आपका शिक्षित होना बेकार है। अगर आप पुरानी परंपराओं को, पुराने जो गलत विचार है उनको मानते हैं, तो आप गलत हैं, गलत है। यहां पर शिक्षित होने का मतलब यह है कि आपके मन में समानता का भाव, आपके मन में भाईचारे का भाव, आपके मन में बंधुत्व का भाव। ये तीनों कहां से निकलेंगे? फ्रांस की क्रांति से निकलेंगे। तो विचारधारा में परिवर्तन आना, इनके विशेषाधिकार के खत्म होना, और एक क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, राजकोष का खाली होना। राजकोष का खाली होना। जो राजा साहब थे, कौन? लुई 16, उन्होंने शादी करी और शादी उनके लिए क्या बन गई? बर्बादी बन गई। ठीक है। जो महारानी साहिबा कहीं से कभी मेकअप के सामान मंगवा रही है, कभी कुछ मंगवा रही है, ठीक है। और उसके अलावा युद्ध में काफी जो खर्चा हुआ, वो खर्चा कारण बनता है क्रांति का। अब जब खर्चा बढ़ा है तो क्या करेंगे? राजा साहब कर लगाएंगे। और कर के लिए एक स्पेशल बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है, कर है ना, राजा खुद अपनी इच्छा से नहीं बढ़ा सकता। कर है ना, राजा कभी भी अपनी इच्छा से नहीं बढ़ा सकता। वो कैसे बढ़ाएगा कर, वो देखिएगा। कर बढ़ाने के लिए वो एक प्रतिनिधि सभा बुलाएगा, प्रतिनिधि सभा, जिसे हम स्टेट जनरल बोलते हैं। प्रतिनिधि सभा, स्टेट, तीनों वर्गों की सभा बुलाएगा। इसमें क्या होते हैं? 300 पादरी वर्ग के लोग होते हैं, 300 कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, और 600 आम आदमी वर्ग के होते हैं। बहुत बढ़िया बात है। बोले यार सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसे कह रहे हो कि आप आम आदमी वर्ग के लोगों के साथ अन्याय होता है? 600 लोग बुलाए उन्होंने, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो मीटिंग बुलाई गई थी, ये 1789 में 5 मई को बुलाई गई। 5 मई 1779 को बुलाई गई। 300, 600 की प्रतिनिधि सभा बुलाएगी। अब ये प्रतिनिधि सभा बुला ली, और इस बार यहां पे देखो, अभी भी देखो भेदभाव तो यहां पर है ही, महिलाओं का, किसानों का वर्जित है इस सभा में जाना। तो इस बार जो 600 लोग यहां से गए ना, वो बहुत शिक्षित, अच्छे पढ़े लिखे लोग गए, पर जो किसानों की, महिलाओं के जो पत्र थे वो ये लेकर के गए और राजा तक उन्होंने पहुंचाए। अब यहां पर बात ये थी कि कर बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना। तो इनको तो दिक्कत है नहीं, बढ़ाओ, जितना बढ़ाना बढ़ाओ। इनको भी दिक्कत नहीं, बढ़ाओ जितना बढ़ाना। पर दिक्कत इनको है। बोले कैसे बढ़ा दोगे आप टैक्स? चुकाना तो हम लोगों को है ना, चुकाना तो है हमें। तो अब आप ये सोच रहे हो कि सर जब इन्हें बुलाया है तो इनकी बात तो सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। अब इनका मामला ऐसा था कि आपको क्या करना है? वोट देना है, मतदान करना है। और मतदान क्या है? एक वर्ग एक मत। वापस सुनिएगा क्या बात है, एक वर्ग एक मत। मतलब पादरी वर्ग का एक मत, कुलीन वर्ग का एक मत, और आम जनता का एक मत। अब इन्होंने बोल दिया कर बढ़ा दो, एक वोट हो गया। इन्होंने बोल दिया कर बढ़ा दो, एक वोट हो गया। इन्होंने बोला मत बढ़ाओ, तो क्या हो गया? ये दोनों तो एक है, 2:1 से कौन जीत जाएगा? ये लोग जीत जाएंगे, कर बढ़ जाएगा। पर इनके क्या जा रहा है? देना तो उनको है। इनका क्या होगा? देना तो इनको है ना। तो यहां पे रहना, एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? विचारधारा का प्रभाव हो रहा है। यहां पर इन लोगों में ये बात आएगी कि एक वर्ग एक मत मत करो। क्या करो? एक सदस्य और एक मत होना चाहिए। एक सदस्य एक मत होना चाहिए। 300, 300, 600 है, और ये भी 600। एक एक वोट दो, 1 मैन 1 वोट करो, देखते हैं जो जीत जाएगा उसकी बात मान लेंगे। पर इसके बाद जब वो राजा बोलता नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो ये जो है ये वहां से सभा छोड़ करके चले जाते हैं। क्रांति की शुरुआत होती है, बिगुल बज चुका है क्रांति का।
गुस्सा था, आक्रोश था, ठीक है ना। बस अब यहां पे जो कर बढ़ाने की बात हुई वो पहले थोड़ा सा आग में घी डाल दिया था, अब उसके बाद इनकी बात नहीं ही मानी तो और भी भयंकर वाला जो घी का डब्बा ही है वो पूरा का पूरा डाल दिया और अब जो है आग बिल्कुल भभक उठी है। और अब ये आग किस नतीजे पे लेकर के जाएगी वो देखेंगे। पहले संवैधानिक राजतंत्र बनाएंगे और फिर तो राजा को गिलोटिन पे ही चढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये एक संक्षेप में मैंने आज की बात है उस पर चर्चा करी। आइए अब डिटेल में जानते हैं क्रांति की शुरुआत। अब हम लोग पहले ये बात जान चुके हैं कि 14 जुलाई को क्या हो चुकी है, क्रांति हो चुकी है। ये हमने थोड़ा सा पहले कहते हैं ना फ्लैशबैक जाना है, पहले एंडिंग का जान करके फिर हम वापस पीछे आकर के पूरी कहानी आपको बता रहे हैं। ओके, तो अब क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से होती है वो देखिए। फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। मतलब जो ये क्रांति की शुरुआत हुई कर के नाम पे हुई। और कर के नाम पे क्यों हो रही है? क्योंकि देखो राजकोष क्या हो चुका था, खाली। राजकोष तो हो चुका था खत्म, खाली हो चुका था पूरा, ठीक है। राजकोष हो गया खाली। अब राजकोष खाली होने के लिए क्या है, इन भाई साहब के ऊपर कर्जा चढ़ गया। कौन है ये? लुई 16, ठीक है ना। इनके ऊपर क्या हो गया? कर्जा हो गया। चुकाए कहां से? और जब कर्जा हो गया तो क्या हुआ? कर बढ़ाए गए, टैक्स बढ़ा दिया और उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ती गई, ठीक है। एक तरफ आप ये पहलू भी देखते जाइएगा, महंगाई भी बढ़ गई। यहां पे मतलब आम आदमी को दो प्रकार की मार झेलनी पड़ी, एक महंगाई की और दूसरा कर देने की। तो जो कर की बात है ना, पर कर है ना, फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं बढ़ा सकता था। उसे क्या बुलानी पड़ती थी? एस्टेट जनरल बुलाना पड़ता था, प्रतिनिधि सभा उसे बुलानी पड़ती थी। एस्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो ये जो एस्टेट जनरल है, एस्टेट जनरल क्या है? इसमें तीनों वर्ग के लोग आएंगे। 300 कौन आएंगे? पादरी वर्ग के लोग आएंगे। 300 कौन आएंगे? कुलीन वर्ग के लोग आएंगे। और 600 कौन आएंगे? आम जनता वाले लोग आएंगे। मतलब टोटल क्या है? 1200 लोगों को बुलाएगा। पर ये एक तरीके से क्या है? फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता ही कर रहा है बुला करके। क्यों? क्योंकि इनकी बात तो ना सुनी जा रही है। और ये टैक्स देने से क्यों रोकेंगे भाई? दो, इनका क्या जा रहा है? टैक्स तो इनको देना है ना। जब टैक्स इनको देना, ये मना करेंगे और इनकी बात राजा सुनता नहीं है, तो बैठक बुलाकर ही नए करों पर मंजूरी लेनी पड़ती। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। तो क्या एक राजनीतिक संस्था थी, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संस्था थी जिसमें क्या है भाई, तीनों स्टेट के जो लोग हैं अपने अपने जो प्रतिनिधि होते हैं, अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं भैया। जैसे आज हम लोग क्या है, सांसद चुन करके भेजते हैं, हम लोग विधायक चुन करके भेजते हैं। क्या है? वो हमारे प्रतिनिधि है कि भाई सरकार में, संसद में, विधायिका में हमारे बात करेंगे, हमारे मुद्दों को उठाएंगे। पर जब वो सांसद, वो विधायक वहां पर जाकर के जनता को भूल जाता है ना, तब वो बात गलत हो जाती है। तो यहां पर भी अब भी क्या है, तीनों स्टेट के लोगों को भेजा जाएगा, 300 और 600 को भेजा जाएगा। और वो किन के प्रतिनिधि? 300 पादरी वर्ग के प्रतिनिधि, पादरियों की बात करेंगे। 300 कुलीन वर्ग के प्रतिनिधि, उनकी बात करेंगे। और 600 आम जनता के प्रतिनिधि है। और जब इस बार बैठक होगी 5 मई को, 5 मई 1799 की जब बैठक होगी, तब क्या होगा? ये जो 600 लोग हैं ये सच में प्रतिनिधि है। और वो वहां पर क्या है, जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो राजा की उस सभा को छोड़ करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। तो जब मतलब राजा को ऐसा लगता था कि नहीं नहीं भाई, क्या है कि बहुत ज्यादा अब कर्जा हो चुका है और अब हमें क्या है, टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। जैसे आज के टाइम में तो क्या होता है, जैसे मान लो आज तो जैसे सरकार को कर बढ़ाना होता है, तो कर बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल जो होता है, उस मंत्रिमंडल से पूछताछ कर लेती है कि हमें इतना कर बढ़ाना है, इतना हमारा जो राजकोष है, हमारा खजाना है वो खाली हो रहा है, तो लोगों से टैक्स लेना है, वो बढ़ा देती है। पर उस समय में तो प्रतिनिधि बुलाए जा रहे हैं। और ये मीटिंग कब बुलाई जाती थी? जब राजा चाहता था। तो भैया अब क्या है, जब सरकार में कौन हेड है? प्रधानमंत्री, पीएम। और अगर राज्य की बात कर रहे हैं तो सीएम। अगर ये लोग चाहेंगे तभी तो क्या है, मीटिंग बुलाएगा, किसकी? मंत्रिमंडल की। तो एक तरीके से ये लोग भी क्या है, प्रतिनिधि कर रहे हैं उन लोगों का, तो वो आते हैं। तो ये कौन डिसाइड करेगा? राजा सम्राट ही तय करेगा। ये वहां की जो मीटिंग हुई थी उसमें लोगों को दिखाया कि किस प्रकार से लोगों को बिठाया गया है, ठीक है ना। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। तो 1614 में बुलाई गई थी, अब 1789 में बुलाई जा रही है। 1614 से लेकर के 1789 तक का जो डिफरेंस हो आप देखिएगा, कितने सालों बाद, 100 साल से, 150 साल से भी अधिक टाइम के बाद क्या है, ये मीटिंग बुलाई जा रही। मतलब स्थिति बहुत 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 बेकार हो चुकी थी। राजकोष पूरा खाली हो चुका था,
राजा की स्थिति बहुत बुरी थी, पर राजा को यह बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो बाहर का माहौल चल रहा है ना, बाहर लोगों में किस प्रकार से विचारधारा एक प्रवाह कर रही, किस प्रकार से उनके मन में एक आजादी के प्रति जो खून है वो दौड़ रहा है। और उनको कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो चोट कर दो, तो अभी एक्चुअल में जो आम जनता का वर्ग है उनमें वैसे ही आक्रोश बहुत था, बहुत गुस्सा था, और उसी समय में कर बढ़ाने के लिए बैठक बुला ली, तो और भी गुस्सा बढ़ गया, और भी गुस्सा बढ़ गया ना, बढ़ेगा ही, ऑफ कोर्स ये बात बढ़ेगा। तो अब जो रूसो के विचार है, मोंटेस्क्यू के विचार है, इनके विचार और भी क्या है, ज्यादा तेजी से फैलेंगे और लोगों में क्रांति की आग जगाएंगे। अब जानते हैं स्टेट जनरल के बारे में। मैंने बता दिया प्रतिनिधि सभा है। बैठक कब हुई है? 5 मई 1789 को। बैठक के लिए आलीशान भवन को सजाया गया, बहुत बढ़िया सा जो भवन है उसको सजाया गया। यही तो इन लोगों की कमियां हैं, खाने के दाने नहीं है, पर भैया शान शौकत ऐसी होनी चाहिए, दुनिया देखती रह जाए। तो बहुत गजब के भवन को सजाया गया, ठीक है। तो जब ये आलीशान भवन सजाया गया होगा तो तीसरे वर्ग के लोग बोल रहे होंगे, अरे हमारे पैसों से सजा रहे हो यार, क्यों ये फालतू इतना खर्चा करवा रहे हो हमारा, रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले और दूसरे स्टेट के 300 प्रतिनिधि और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि थे। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। समृद्ध मतलब अच्छा, थोड़ा अच्छा पैसा खर्चा, अच्छा इस बार थोड़ा सा अच्छा उनके पास रेवेन्यू था, अच्छा पैसे वाले लोग थे। शिक्षित वर्ग, क्योंकि अब ये समृद्ध और शिक्षित वर्ग को हमको क्या नाम देंगे? मध्यम वर्ग। जो मध्य वर्ग था उसकी बात यहां पर हो रही। तो मध्य वर्ग के जो लोग थे ना, वो इस बार क्या है? प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। वर्जित का मतलब मना था, नहीं जा सकते। किसान भी नहीं जा सकते, औरत भी नहीं जा सकते और कारीगर भी नहीं जा सकते। इनका प्रवेश क्या था? वर्जित था। अब मुझे एक बात आप ये बताओ कि ये लोग बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, ये भाईचारे की बात करते हैं, तो यार आप फिर ये क्या है? मतलब बेचारा 90% आबादी का किसान है, आप उसे ही सभा में प्रवेश नहीं दे रहे। हाँ, औरतें कितना, यह आगे सवाल भी उठेगा, क्या सिर्फ क्रांति औरतों के लिए भी हुई है क्या? ओके, कारीगर, सच में जो लोग कर चुकाएंगे, सच में जिनके ऊपर बोझ आएगा, उनको तो बुलाओ यार। कम से कम ये तो करना चाहिए था कि हाँ भाई, प्रतिनिधियों में इतना है, अगर 600 प्रतिनिधि बुलाने हैं तो 400 तो किसान तो आने ही आने चाहिए। 90% की जनसंख्या है। हाँ, बट एक तरीके से ये भी सही है कि इस बार शिक्षितों ने क्या करा है? प्रतिनिधित्व करा है। शिक्षित होने का बहुत जरूरी, पर ऐसी बात नहीं है कि इनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंची। क्यों? ये जो लोग गए हैं, ये क्या है? इनके प्रतिनिधित्व है, इन लोगों की तो बात करने। ये पत्रों के द्वारा जो अलग अलग लेटर्स लिख करके, चिट्ठियां लिख लिख करके इन 600 लोगों को दी है और बोला है कि हमारी बात भी राजा तक रखना। प्रत्येक वर्ग एक मत को देने का अधिकार था। देखो अब मेरी बात सुनना, यहां पे क्या बोला गया? प्रत्येक वर्ग को, एक वर्ग एक मत, एक वर्ग एक मत। अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। और डिमांड किसकी होगी? एक सदस्य एक मत, ठीक है। एक वर्ग एक मत था पहले, और इनकी डिमांड क्या है? एक सदस्य एक मत। फिर आप बोलोगे, बोले सर अगर एक सदस्य एक मत देंगे तो पादरी और कुलीन तो मिल जाएंगे, 600 वो हो जाएंगे और 600 ये हो जाएंगे, तो ये तो बराबर हो गया वोटिंग। हाँ, ये तो वोटिंग बराबर हो गई। पर मान लो चलो पादरी और कुलीन वर्ग में भी कोई ऐसा निकल गया जो ये सोचे कि नहीं यार गलत है, विशेषाधिकार तो इस प्रकार का तो गलत है, देना नहीं। मान लो एक ने भी वोट उधर की साइड कर दिया, तो फिर क्या होगा बताओ? जीत गए ना बोलो। इनमें से तो कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बोल जाएगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम ही देते रहेंगे कर, कोई बात नहीं, पादरी और कुलीन वर्ग को सपोर्ट करते हैं। ओके, ऐसा तो हो नहीं सकता। और चलो 600 वालों ने भी 600 को दिया और वो 600 ने भी 600 को दिया, मुकाबला टाई हो जाएगा। जीवन में कभी कर बढ़ेगा नहीं। फिर राजा सोचेगा अरे यार वापस बुलाओ प्रतिनिधि सभा, वापस बुलाओगे, वापस 600 पे टाई हो जाएगा। बुलाते रहो आलीशान भवन पे और खर्चा बढ़ाते रहो, तो कोई सेंसिबिलिटी वाली बात नहीं। पर होना एक सदस्य एक मत चाहिए, ये बात इनकी जो है बिल्कुल सही बात है, डिमांडेबल जो है होनी चाहिए। इस बार भी इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतीक था। तो राजा क्या है? राजा इसी प्रथा को कि भाई एक वर्ग को एक मत ही देंगे, ये इसके लिए बिल्कुल ये, और ये परंपरा थी एक तरीके से हजारों वर्षों से, हजारों तो नहीं, जब से वहां पे जो कर का सिस्टम चलता आ रहा है, टैक्स सिस्टम चलता आ रहा है, वो इसी को अपना रहे हैं, उसी को अपना रहे हैं और उसी के हिसाब से काम कर रहे। तो जो लुईस 16 है वो बोला ठीक है मेरे बाप दादा ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए, पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। मतलब एक सदस्य एक मत की बात आ गई ना।
एक सदस्य एक मत। ये बात देखो, जब हमारा संविधान बना उसमें भी तो हमने यही बात बोली कि वन मैन का मतलब यह नहीं कि वुमेन्स को वोटिंग की पावर नहीं है। वन मैन मतलब एक सदस्य एक मनुष्य, ठीक है, वन मैन वन वोट, ठीक है, एक सदस्य का एक मतदान एंड वन वैल्यू, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देश का प्रधानमंत्री वोट डालेगा तो भी क्या होगा, वोट एक ही डालेगा, उसकी वैल्यू में एक ही काउंट होगा। और देश का मजदूर, देश का कोई भी इंसान वोट डालेगा तो भी एक ही काउंट होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था क्या है अभी वहां पे फ्रांस वाले चाहते हैं कि भाई एक सदस्य का एक मत, और उसके लिए क्या हो, इस एक ही मत का क्या हो, एक ही मूल्य होना चाहिए। मूल्य यहां पे पैसों के मामले में नहीं है कि भाई 10 लिब्रे लगा दो, 20 लिब्रे लगा दो, ऐसा नहीं है। लिब्रे क्या थी, फ्रांस की मुद्रा थी 1794 तक। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तो मतलब यहां पे क्या कर दिया गया, सभा को बॉयकॉट कर दिया गया, सभा का बहिष्कार कर दिया गया। जब राजा ने यह बात बोल दिया कि मैं तुम्हारी इस मांग को नहीं मानता हूं, तो उसने क्या करा, जो तीसरे प्रतिनिधि सभा थे, 600 लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, भैया बोले हम तो जा रहे हैं सभा को छोड़ करके। सभा का क्या करा है, बॉयकॉट कर दिया, सभा का बॉयकॉट उन्होंने कर दिया, बोले हम सभा में नहीं रह रहे। जैसा आप आज भी देख लिया करो ना, संसद में जैसे मान लो कभी जो विपक्ष के लोग होते हैं उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है या उनके अनुसार कोई काम नहीं होता तो बोले जा रहे हैं हम संसद छोड़ करके, जाओ ठीक है जाओ। या कभी मान लो, मैं विपक्ष में किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की नहीं, हमेशा से होता है, हमेशा से। कभी बीजेपी विपक्ष में तो वो छोड़ करके जाते हैं, कांग्रेस वाले विपक्ष में तो वो छोड़ करके जाते हैं। भाई चलने दो संसद यार, बैठ करके बातचीत करो, ठीक है ना। भाई संसद छोड़ करके भागने के लिए थोड़ी बनाई है, हाँ। और अब तो नई और बनवा रहे हैं, तो ऐसे छोड़ करके भागोगे क्या, मुझे बिठा दो तो जाऊँ ही नहीं, घर ही नहीं जाऊँ, बोल तो भाई बढ़िया, इतनी बढ़िया कुर्सियाँ हैं भाई, मेरा खाना वाना भेज दिया करो, खा पी करके सह करो, संसद छोड़ के जाना क्यों अपन को। पर यहाँ पे विरोध जताते हुए वो लोग चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का, पूरा जो फ्रांस राष्ट्र उसका प्रवक्ता, प्रवक्ता मतलब जो हम बात कहेंगे वो सत्य है। प्रवक्ता आप सुनते हैं, स्पोक पर्सन जिसे कहा जाता है। जैसे आप देखा करो कभी किसी संगठन में, जैसे आप कभी है ना न्यूज चैनल खोलना, आप कभी कोई भी न्यूज चैनल खोलना और उसमें आपको देखने को मिलेगा ये भाजपा के प्रवक्ता है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, ये बसपा के प्रवक्ता है। प्रवक्ता का मतलब क्या, स्पोक पर्सन, मतलब पार्टी के आधार पे हम अपनी बात रखेंगे, पार्टी के आधार पे हम हमारी बात रखेंगे। उसी प्रकार से कह रहे हैं फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता, मतलब फ्रांस क्या चाहता है, राष्ट्र क्या चाहता है वो हम लोग बताएंगे। हम प्रवक्ता है, हम स्पोक पर्सन है फ्रांस के। फ्रांस का जो पूरा का पूरा प्रतिनिधि है वो हम लोग ही कर रहे हैं। 20 जून को यह प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुआ, ठीक है। कब हुआ, 20 जून को। 5 मई को मीटिंग खत्म हो गई, वहां से छोड़ करके आगे हैं। 20 जून को प्रतिनिधि इंडोर टेनिस कोर्ट में आ गया। ये रहा इंडोर टेनिस कोर्ट, ठीक है ना। इंडोर टेनिस कोर्ट मैंने दिखाया है। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। किसने, जो इंडोर टेनिस कोर्ट में जो लोग मिले और जो प्रतिनिधि सभा वहां गई थी, उसने अपने आप को क्या, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली घोषित होने का मतलब लगभग ये मान सकते हो जैसे कि हमारी एक संसद है ना, कि हाँ भाई जो कुछ भी है वो ही काम करेगी, ठीक है ना। नेशनल असेंबली, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो भारत की जब संविधान सभा बनी 1946 में, 1946 में जब संविधान सभा बनी और 1947 में भारत आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद ये बात कही गई थी कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता है, जो नेशनल पार्लियामेंट भी रहेगा वो भी संविधान सभा ही रहेगी, राष्ट्रीय संसद भी जो रहेगी वो क्या है, संविधान सभा ही रहेगी। तो उसी प्रकार से नेशनल असेंबली एक तरीके से हो गई, बाकी कानून व्यवस्था सब कुछ वही तय करने वाली। तो नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेशिये ने किया। यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहां पे 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो नेशनल असेंबली घोषित करने वाली बात है, दूसरा जब तक सम्राट की शक्तियों पर अंकुश ना लग जाए, क्योंकि राजा कैसा है, निरंकुश है, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है। उसकी शक्तियों पर अंकुश लगे, उसकी शक्तियों में कंट्रोल आ जाए, और कंट्रोल आ जाए और ऐसा संविधान में बनाना है जो उसकी शक्तियों को रोक दे, उसकी शक्तियों को कम कर दे। और जो पावर है वो किसके हाथ में जाए, जनता के हाथ में जाए। जो शक्तियां है वो किसके हाथ में जाए, लोगों के हाथ में जाए। और इसका जो प्रतिनिधित्व है, नेतृत्व है, लीडरशिप किसने करी, मिराबियो और आबेशिये।
मिराबियो और आबेशिया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिराबियो तो कौन था, कुलीन वर्ग का था, और आबेशिया पादरी वर्ग का था। मैंने आपको क्या बात बोली थी, यही तो बोला था कि अगर 600 में से अगर एक दो भी पासा पलट दे, अब भैया मिराबियो कुलीन ये पादरी, तो भी तो देखो ना भैया, हाँ तो भी तो क्या हो रहा है, किसके पक्ष में है, आम जनता के पक्ष में। यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और देखो अगर गलत के खिलाफ आप बोलोगे ना, गलत के खिलाफ आप बोलोगे तो आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेंगी, आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेंगी। ठीक है, आज फ्रांस में अगर उस निरंकुश राजतंत्र की बात करें तो वो शायद गलत होगा। फ्रांस बहुत आगे बढ़ चुका आज, और आज शायद इन लोगों की मिराबियो आबेशिया की बात हो रही होगी। हम भी जैसे बात करें कि जैसे कि भाई भारत में सती प्रथा चलती थी, अब सती प्रथा जब भारत में चलती थी तो राजा राम मोहन राय ने उस समय विरोध करा कि ये गलत है। तो अब जब राजा राम मोहन राय ने जिस समय विरोध करा था ना, उस समय लोग उनके विरोध में थे। अगर उस समय की हिस्ट्री देखें तो जैसे ऐसे लगेगा अरे यार, कभी कभार तो राजा राम मोहन राय जी भी सोचते हैं मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूं, पर नहीं, उन्हें पता था ये सच में गलत है, उसके लिए आगे बढ़ते गए, नहीं रुके। और आज देखो भाई, आज देखो जो लोग सती प्रथा के पक्ष में थे, कौन पढ़ता है आज उनके बारे में, कौन सी किताब में पढ़ा रहे हैं, पर राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ाएंगे, राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये विशेषता है कि गलत के हमेशा विरोध में ही हमें रहना चाहिए। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवारों में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। बिल्कुल सही बात है। तो मिराबियो क्या है, कुलीन परिवार का आदमी था, परंतु वो ये चाहता था जो सामंती विशेषाधिकार, सामंती विशेषाधिकार मतलब जो जमींदारों का भैया कि हम जमींदार है, आप हमें कर दिया करो, सामंती कर दिया करो, जो विशेषाधिकार है वो विशेषाधिकार खत्म करना चाहता था। उसने एक पत्रिका निकाली, पत्रिका मतलब एक आप न्यूज़पेपर के रूप में देख लीजिए, पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। भाई जो भाषण देता है वो तो फेमस हो ही जाएगा। ओरेटर इंग्लिश में बोला जाता है, ओरेटर गजब के भाषण देता है, और उसने बहुत गजब शानदार जिंदाबाद वाले भाषण दिए, तो लोगों में और भी क्या है, मोटिवेशन आ जाता है। आबेशिया मूलतः पादरी था। आबेशिया कौन था, पादरी था। ये देखो ये कुलीन वर्ग का है और आबेशिया पादरी था। और उसने तीसरा स्टेट क्या है, ये उसने क्या लिखा है, एक किताब लिखी है, उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी है। ठीक है, तो पैम्फलेट या पुस्तक आप देख सकते हैं, प्रचार पुस्तिका जिससे प्रचार हो कि तीसरा स्टेट क्या है, उसके बारे में बताया कि है क्या तीसरा स्टेट, उसका रोल क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है फ्रांस में वो, और है किससे भैया, पादरी वर्ग से। घर वालों ने तो ऐसे लात मार करके निकाल दिया बेटा, तो हमारे भी विरोध में बोल रहा है। देखो विरोध में बोल करके भी जरूरी है, जो गलत है वो गलत है। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि आप अपने विवेक से काम लीजिए, आप ये देखिए, आप बिल्कुल मंथन करिए, आप सोचिए समझिए कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर वही आगे बढ़िए। आप ये ऐसा मत सोचिए कि ये मेरे से बड़े हैं इसलिए कह रहे हैं, ये मेरे से बड़े हैं, ये मेरा दोस्त कह रहा है, ये मेरा मित्र कह रहा है, ऐसा कोई नहीं। आप खुद सोचिए। अपो दीपो भव का जो बात है उन्होंने कही। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरी फ्रांस आंदोलित हो रहा था। देखो अब नेशनल असेंबली भी आम वर्ग के लोगों की है, और फ्रांस आंदोलन भी कर रहा है, ये भी आम वर्ग के लोग ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, एक बात यहां पे ये भी ध्यान रखना कि महंगाई बढ़ रही है। क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के लिए लोग आंदोलन जरूर करेंगे। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। देखो पाव रोटी, देखो जैसे कि एक तो ये पाव आता है अपने यहाँ पे, ठीक है ना, जिस पाव भाजी के साथ में अपन लोग खाते हैं, तो जो पाव रोटी है वो है पाव रोटी। तो पाव रोटी की वहां पे क्या है, पाव रोटी एक बेसिक खाना, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी जाना था, तो उसकी कीमतें आसमान छू रही थी। और बेकरी के जो मालिक है इस स्थिति का फायदा उठाते जमाखोरी कर रहे थे। जमाखोरी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आज अभी हम लॉकडाउन की बात करते हैं, लॉकडाउन में जैसे मान लो किसी चीज की कमी हो रही थी, जैसे मान लो अनाज की कमी हो रही थी, ओके, अनाज की कमी हो रही थी। अब क्या होता है कि कुछ दुकानदार या गेहूं की या आटे की मान लो, आटा मान लो, अनाज भी नहीं मानना चाहते तो आटा मान लो, ओके। अब मान लो जैसे कि भाई एक सोसाइटी है, एक कॉलोनी है, बाहर कहीं जाना नहीं दे, उस कॉलोनी में 10 दुकानें क्या है, आटे की है, 10 दुकानें आटे की। आज 8% क्या है, 20 रुपए किलो में आटा दिया जा रहा है, ओके। उस जैसे मैं बता रहा हूं कि लॉकडाउन का 8%, अगर लॉकडाउन लगाओ तो 20 रुपए में आटे की कीमत है। पर भैया इनमें से 9 दुकान वाले तो सही दे रहे हैं, बेचारे सही दे रहे हैं, पर एक दुकानदार ने ऐसा सोचा यार एक काम करते हैं, अब भी तो आटे को बचा लेते हैं, अभी तो ये 9 वाले दे देंगे दुनिया को, और इस जो बचा रहा है ना आटा, उसके पास क्या है, 200 किलो आटा पड़ा है। कितना पड़ा है, 200 किलो आटा पड़ा है।
1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक उसने जो भी दुकान पे उसके आया बोले आटा है, बोले नहीं आटा तो खत्म है, हो गया, खत्म हो गया बोले। दूसरे के पास जाएगा लेकर के, 2 महीने 3 महीने बाद जब इन 9 की 9 दुकानों के पास खत्म हो जाएगा, इसके पास आटा था एक दुकानदार के पास पर उसने मना करा, जमा करके रख रहा है, तो लोग के पास खत्म हो जाएगा ना, फिर उसके पास जाएंगे, बोले आटा है, बोले है, बोले कितने का है, बोले 50 रुपए का है, कितने का, 50 रुपए का, बोले 20 रुपए का देता, बोले लेना तो ले, बोले और किसी भी दुकान पे नहीं, मेरे पास है, लेना तो लेगा, बोले दो भाई 50 रुपए का दो। मतलब ये 20-20 रुपए कमा रहे थे, ये 50 रुपए 1 किलो पे कमाएगा और मतलब 30 रुपए ज्यादा कमाएगा, पर ये क्या है, गलत बात है ना, गलत बात है। तो ऐसे बहुत से बेकरी के जो मालिक है, जो पाव रोटी बना रहे थे, वो लोग क्या है, इसका जमाखोरी करने लगे और जमाखोरी का फायदा उठा करके फिर बाद में जाके बहुत महंगे में उनको बेचना शुरू कर दिया। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। तो बहुत देरों तक क्या है, बेकरी की दुकानों पे औरतें इंतजार करती थी, लोग इंतजार करते थे, फिर नहीं मिलती थी उन्हें पाव रोटी, तो उन्होंने क्या है, बेकरी के जो मालिक है उन्हें धावा बोल दिया, उनको बहुत गुस्से में सुनाया, दुकानों पे हल्ला मचा दिया, तोड़ फोड़ कर दी। इस प्रकार से ये एक नेशनल असेंबली की भी मैंने आपको यहाँ पे फोटो दर्शाई है और ये पाव रोटी की। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। सम्राट ने सेना को आदेश दिया है और कहां पे, पेरिस में भेजने का आदेश दे दिया। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्ता नाबूद कर दिया। तो अब जब सेना को भेज दिया गया तो 14 जुलाई को बास्तिल के किले पे धावा बोल दिया। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। मैं हमेशा से कहता हूं, जनता से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर जनता चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। तो जब राजा को यह लगा कि जो उसकी विद्रोही प्रजा, विद्रोह मतलब रिवोल्ट अगेंस्ट में है हमारे, तो जो उसकी प्रजा, जो उसके विद्रोह में उसकी शक्ति हो, यार ये तो सच में बहुत पावरफुल हो गए, तो इसलिए उनकी शक्तियों का अनुमान करते हुए लुई 16 ने क्या करा कि नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और कह दिया कि जो भी संविधान बनाएंगे उसे मैं मानूंगा और संविधान के अंकुश में ही मेरी शक्तियां रहेगी। बास्तिल किला तोड़ते हुए की तस्वीरें हैं। 4 अगस्त 1780 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। अब जो असेंबली है, नेशनल असेंबली है, वही एक तरीके से क्या है, पावरफुल है। अब नेशनल असेंबली ही सब कुछ है, नेशनल असेंबली पावरफुल है, जो संविधान ये बनाएगी वही माना जाएगा। और उसने 4 अगस्त को जो भी कर की, कर्तव्य की बंधन, जो भी ऐसी व्यवस्था है कर से जुड़ी हुई, सामंती व्यवस्था है जो भी है, कि जमींदार होगा, उसके नीचे और जमींदार, फिर वो किसानों से चाहे जितना कर लेंगे, फिर वो राजा को देंगे, ये वाली व्यवस्था पूर्ण रूप से उसका क्या है, उन्मूलन, खत्म करने या हटाने का एक आदेश पारित कर दिया, मतलब जारी कर दिया। ये वैसे तो सैनिकों की फोटो है, पर मैंने यहाँ पे इसलिए दर्शाया है कि जो जमींदार है वो बहुत पावरफुल होते थे, सच में बहुत पावरफुल होते थे, तो उनको दर्शाने के लिए मैंने यहां पे लगाया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। तो पादरी वर्ग के लोगों को भी बोला भाई तुम अपने विशेषाधिकार छोड़ दो। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। अब धार्मिक कर क्या, तो कौन सा था, टाइद। टाइद जो था धार्मिक कर था, उसे भी समाप्त कर दिया गया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई और चर्च का जो स्वामित्व होता है, जिस भूमि पर चर्च का स्वामित्व है, मतलब पादरी वर्ग के लोगों का स्वामित्व अधिकार है, उसको जब्त कर लिया गया और किसके अंडर में आ जाएगी, नेशनल असेंबली के अंडर में लेकर के आएंगे। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। तो 20 अरब लिब्रे की संपत्ति अब आ गई, मतलब अब चुकाओ ना, कर्जा कहां से चुकाना है। तो 20 अरब लिब्रे की संपत्ति को इस प्रकार से उन्होंने ले लिया। ये मैंने एक चर्च की फोटो दिखाई है। अब आते हैं, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। सबसे पहली बात तो यह आती है कि संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होता है। तो संवैधानिक राजतंत्र, देखो संविधान, सबसे पहली तो बात, वैसे तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं संविधान के बारे में। संविधान क्या है, एक तरीके से गाइडिंग डॉक्यूमेंट। गाइडिंग डॉक्यूमेंट, गाइडिंग का मतलब क्या है, दिशा दिखाने वाला, कि आपको ये काम करना है, देश ऐसे चलेगा, देश ऐसे चलेगा। गाइड करने वाला डॉक्यूमेंट है, दिशा निर्देश देने वाला एक दस्तावेज आप जिसे कह सकते हैं। तो संविधान ही है, मतलब जो संविधान जैसी व्यवस्थाएं कर रहा है वो सिर्फ हमें माननी पड़ेगी। जैसे कि मैं आज हमारे देश की बात करूं, हमारे देश में कहा जाता है कि संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा, ठीक है। ये बात कहां लिखी, संविधान में लिखी गई। कहा गया कि एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, ये किसने कहा, संविधान ने कहा। एक राष्ट्रपति होगा, ये बात भी ठीक है। मंत्रिपरिषद होगा, इस प्रकार से कानून बनेगा, सभी कुछ बातें संविधान एक क्या है, दस्तावेज है जो हमें दिशा निर्देश देता है। हर 5 साल में चुनाव होंगे, मतदान होंगे, 5 साल में क्या होंगे, चुनाव होंगे।
ये सभी जो बातें हैं ये लिखने को देखने को हमें हमारे संविधान में मिलती है। एक तरफ तो ये संविधान है, तो अब संविधान में तो ये डिपेंड करता है कि संविधान क्या अपनाता है। संविधान हो सकता है कि संविधान राजतंत्र भी अपना ले, हो सकता है संविधान में लोकतंत्र भी हो, और हो सकता है संविधान में सैन्य शासन भी हो। ठीक है, पर राजतंत्र तो अपना लेगा तो संविधान की जरूरत ही नहीं ना। संविधान की जरूरत ही नहीं राजतंत्र पे। तो क्यों? क्योंकि राजतंत्र तो राजा का शासन होगा, फिर वो किसी संविधान को मानेगा ही नहीं। सैन्य शासन में भी हम कह सकते हैं बदल देते हैं, लोकतंत्र से सैन्य शासन में बदल देते हैं, तानाशाही भी हो सकता है। ओके, पर जैसे कि अब बात आती है कि संवैधानिक राजतंत्र क्या, तो संविधान तो एक दस्तावेज है और राजतंत्र एक व्यवस्था है। ठीक है ना, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। संविधान तो एक दस्तावेज है और राजतंत्र क्या है, एक व्यवस्था है जिसमें राजा सुप्रीम है। पर यहां पर एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई, वो था संवैधानिक राजतंत्र। वो क्या था? संवैधानिक राजतंत्र, ये व्यवस्था हुई। इसमें बोला गया कि जो राजा है वो क्या होगा, हेड ऑफ द नेशन होगा। जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा, मतलब राष्ट्र का जो हेड होगा, हेड ऑफ द नेशन जो होगा, HON लिख रहा हूं मैं, हेड ऑफ द जो नेशन होगा, राष्ट्र अध्यक्ष, वो कौन होगा? वो राजा होगा। कौन होगा? राजा होगा। राजा होगा, बिल्कुल हेड ऑफ द नेशन होगा। जैसे कि आज हम हमारे देश में बात करते हैं राष्ट्रपति है, राष्ट्र अध्यक्ष वही है, राष्ट्र का अध्यक्ष वही है ना, हेड ऑफ द नेशन वही, उसके साइन के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बट किसकी अनुसार काम करेगा? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के अनुसार काम करता है। जो वो कहते हैं वो मानना पड़ता है। ये ऐसे प्रोविजन ही हमारे संविधान में भी करे हुए। आई बात समझो? तो उसी प्रकार से बस ये मतलब राष्ट्रपति कैसा हो गया, नाम मात्र हो गया। तो यहां पे भी जो हेड ऑफ द नेशन है राजा, वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र होगा। तो राजा जो है वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र ही होगा। वो नाम मात्र का ही राजा होगा, उसके पास उतनी पावर नहीं होगी। पावर सारी की सारी किसके पास है? संविधान के पास है। और संविधान ये सारी की सारी पावर किसको देगा? लोगों को देगा। लोगों को देगा, और लोगों के का प्रतिनिधित्व करने वाली संसदों को देगा। ठीक है ना। तो यहां पर जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन भी संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है ना, वहां पर भी रानी है, वो सिर्फ नाम मात्र ही है। ठीक है ना, उसमें ज्यादा खुशी वाली बात नहीं है। तो लोगों को, संसद को संविधान पावर देता है। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब यही है कि राष्ट्र अध्यक्ष वहां पे राजा होता है, परंतु देश को चलाना, देश की पूरी व्यवस्था जो मुख्यतः संसद के हाथ में, प्रधानमंत्री और वहां के उनकी व्यवस्थाओं के हाथ में होती है। और यहाँ पे एक बात आपको और यहाँ पे देखनी है कि जब राजतंत्र होता है तो सारी की सारी पावर राजा के हाथ में, पर यहाँ पर अब क्या है, पावर को बांट दिया जाएगा, सत्ता का विभाजन कर दिया जाएगा, कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में। और ये सब क्या होती है आपने बहुत अच्छे से पॉलिटी में पढ़ा। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। प्रारूप का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट, ठीक है। जैसे कि हमारे जब संविधान सभा बना तो उसमें भी क्या है, प्रारूप समिति बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। और इनके हेड कौन थे? इनके हेड थे डॉक्टर अंबेडकर। ओके, अब प्रारूप समिति का काम क्या होता है कि भैया एक प्रारूप का ड्राफ्ट, जैसे अगर आपको बोला जाए कि आप एक है ना रफली आइडिया बताओ कि कितने घंटे पढ़ते हो, आपका क्या शेड्यूल रहता है, रफली आइडिया, ड्राफ्ट बताओ, तो वो होता है ड्राफ्ट। इसी प्रकार से क्या है कि संविधान सभा में एक प्रारूप समिति बनाई, बोला एक रफली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए हमारा, वो बताओ। तो ये बनाया गया। फिर उस पर क्या है, संविधान में चर्चा हुई है, सही गलत, कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, कुछ हटाई गई, उसी प्रकार से। तो एक प्रारूप की मुख्य मुख्य बातें हमारी क्या होनी चाहिए संविधान में, यह नेशनल असेंबली ने तैयार कर लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना है, बस कि सम्राट की शक्तियों को क्या करना है, लिमिटेड कर देना है, उसे कंट्रोल में लेकर के आना है। वो निरंकुश था, उसे अंकुश पर लगाना है, ये बात बोली गई। तो सम्राट की शक्तियों को सीमित करना ही मुख्य उद्देश्य। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी से नाराज है तो सम्राट से ही नाराज है। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। तो पहले तो एक व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर थी, उसे केंद्रीकृत अलग अलग जगह बांट दिया गया, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में। और हस्तांतरित का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर कर देना। ठीक है ना, एक जगह से पहले पावर सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में, फिर मैं ट्रांसफर कर दिया, आज से थोड़ा सा काम आप ये करोगे, आप ये करोगे, ये करो, पावर को ट्रांसफर कर दिया गया। विधायिका जो विधेयक बनाती, जो कानून बनाती है, जैसे कि हमारे देश में संसद। कार्यपालिका जो उसे कार्य रूप लाती है, ठीक है, उसे लागू करवाती है, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए हैं, बाकी IAS अधिकारी, सब कुछ हम डीप में पढ़ चुके हैं। न्यायपालिका जो देश की जितनी भी अदालतें हैं, कोर्ट, सबको मिलाकर के हम लोग न्यायपालिका कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये व्यवस्था करी गई। इस प्रकार फ्रांस में क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ जाती है।
सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। देखो 1791 में संविधान ने कानून बनाने का जो अधिकार है किसको सौंप दिया? नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। प्रत्यक्ष रूप से तो क्या होता है कि भाई जिस इंसान को आप चुन रहे हो उसके लिए आप वोट कर रहे हो। हमारे देश में राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुनते, भैया हमने विधायकों को चुना, हमने सांसदों को चुना, और वो विधायक और वो सांसद राष्ट्रपति को चुनते। अप्रत्यक्ष हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट हम राष्ट्रपति को नहीं चुन रहे, जनता नहीं चुन रही, पर चुनाव होता है। इसी प्रकार से नेशनल असेंबली भी क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाएगी। यहां पर क्या होगा? जनता में से एक ग्रुप बनाया जाएगा, प्रतिनिधि सभा बनाई जाएगी एक, और वो प्रतिनिधि सभा को चुना जाएगा, और फिर वो प्रतिनिधि सभा नेशनल असेंबली को चुनेगी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक, निर्वाचक मतलब जो चुनने वाले, ठीक है, जो चुनते हैं, निर्वाचन करेंगे जैसे हम भारतीय निर्वाचन आयोग कहते हैं, तो वो निर्वाचन करवाएगा। तो निर्वाचन जो चुनने वाला है, समूह का चुनाव करते हैं, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते हैं। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखना। तो देखो पहले तो क्या है, जैसे मान लो कि भाई टोटल है ना, हमें असेंबली में, नेशनल असेंबली में 300 लोगों को भेजना है, ठीक है, 300 लोगों को भेजना है। अब पहले जनता है ना डायरेक्ट इन 300 लोगों के लिए वोट नहीं करेगी। जनता क्या करेगी? पहले एक निर्वाचक समूह चुनेगी, निर्वाचक समूह बनाया जाएगा। वो निर्वाचक जो समूह होगा ना, उस निर्वाचक समूह में क्या होता है, जैसे मान लो वो पहले 30,000 लोगों को पूरे देश में चुन ली जाएगी, जनता इनको चुनेगी। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जनता 30,000 लोगों को चुनेगी पूरे देश में से। मान लो 30,000 लोगों को चुन लिया। अब ये 30,000 लोग 300 को चुनेंगे, इनमें से नहीं होंगे, कोई भी हो सकता है। वो नेशनल असेंबली में जाकर के बैठेंगे, वो नेशनल असेंबली में जाकर के बैठते हैं, ठीक है। तो एक स्पेशली क्या है, निर्वाचक समूह बनाया जाता है चुनाव कराने के लिए नेशनल असेंबली के। और इंपॉर्टेंट बात है कि मतदान का अधिकार यहां पे नहीं था। मोंटेस्क्यू, रोसो, इनकी विचारधारा को भी ये सही से नहीं समझ पाए, अब भी समानता नहीं दे पा रहे, अब भी मतदान का अधिकार सबके पास नहीं है। मतदान का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पुरुषों के पास रहेगा जो कि कर देने में सामर्थ्य रखते हैं। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। तो जैसे मान लो कि मैं आज एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो कि एक जो मजदूर है हमारे देश में से, मान लो एक दिन के 600 रुपए कमाता है, मतलब महीने के कितने हो गए? 18,000। उन्होंने 3 दिन की मजदूरी जितना कर देता हो, है ना, 3 दिन की मजदूरी जितना कर देता हो, मतलब 600 1200 और 600 1800। जो इंसान 25 साल से ऊपर है और 1800 रुपए कर देता है, वही क्या है? 1800 में उदाहरण दे रहा हूं, भारत के हिसाब से उदाहरण दे रहा हूं, प्लीज इसको आप यहां लिख मत दीजिएगा, वहां पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 1800 रुपए जितना कर दे रहा हो तो उसे क्या है? वोट देने का अधिकार है। तो जो 25 वर्ष से ऊपर हो, पहली बात, दूसरी बात पुरुष ही होगा, और तीसरी बात कम से कम 3 मजदूर जितना बराबर कर दे उसी को वोट देने का अधिकार होगा। टैक्स जो दे रहा है उसी के लिए होगा। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया, और बाकी ये सक्रिय है, सक्रिय मतलब एक्टिव मेंबर्स है, एक्टिव सिटीजन से देश के, मतलब जो वोट दे सकते हैं, और बाकी निष्क्रिय नॉन एक्टिव सिटीजन से देश के जो वोट नहीं दे सकते, उनको इसी रूप से रखा गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। अब देखो जो निर्वाचक का एक समूह बनाया था ना अभी हमने, निर्वाचक समूह बनाया था अभी ऊपर, तो वो निर्वाचक समूह की जो योग्यता प्राप्त करना और असेंबली में जो सदस्य जाएंगे वो ये है कि करदाताओं की श्रेणियों में सबसे ऊपर होना चाहिए, कर देने के जो श्रेणी में है सबसे ऊपर रहना चाहिए, जो ज्यादा कर देगा वही उसमें चुना जाएगा। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ, और संविधान की जो शुरुआत होती है वो इसी बात से होती है कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। मतलब देखो कितनी बात बोली, पुरुषों के अधिकार, महिलाएं कहां जाएगी? हाँ, फ्रांस, ब्रिटेन, ये ऐसे देश है ना, मुझे कभी का ताजुब होता है जब फ्रांस के बारे में इतना पढ़ता हूं। फ्रांस इतना क्रांति लेकर के आ रहा है, उससे पता है कि शोषण क्यों हुआ है, किस प्रकार से शोषण हुआ है, उसको समझने के बावजूद जब खुद के हाथ में भी सत्ता आ रही है ना, तो वो शोषण ही दे रहे हैं और कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू होता है। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, इसमें देखो पहला जीवन का अधिकार दिया गया, जीवन जीने का सबको अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको अगर कुछ बोलना है नेशनल असेंबली के खिलाफ आप बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। कानूनी बराबरी के अधिकार को नेसर्किंग एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। ये समझते देखिए आगे क्या, अर्थात यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म ना प्राप्त है और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। ऐसे अधिकार जो आपको जन्म से ही प्राप्त होंगे, मतलब जीवन जीने के अधिकार है, आपको ये जो बेसिक जो अधिकार है उनको बोला है अहरणीय। हरना मतलब छीन लेना, और अहरणीय मतलब हम कोई छीन नहीं सकता। तो ये आपके बेसिक अधिकार है। जैसे कि हम लोग कहते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार है वो बेसिक है, वो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जीवन जीने के लिए बहुत अति नहीं बहुत ज्यादा ही जरूरी है।
राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक को नेसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। राज्य का मतलब जो सरकार जो भी होगी, सरकार जो भी होगा उसका कर्तव्य माना गया, उसकी ड्यूटी मानी गई सरकार की कि वो ये बात का ध्यान रखे कि जो नेसर्गिक या अहर्निश अधिकार है उनकी रक्षा उनको करनी है। जैसे कि हमारे देश में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट की, राष्ट्रपति की, सरकारों की क्या है, जिम्मेदारी है कि वो उनकी रक्षा करें और सभी लोगों तक वो अधिकार पहुंच सके। इसी के साथ जो है आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। फिर लेक्चर नंबर 3 में नए टॉपिक के साथ बहुत डिटेल में इंटरेस्टिंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं अब आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं लग रही होगी, स्टोरी लग रही होगी। दोस्ती करिए इन स्टोरी से और ज्यादा ज्यादा पढ़िए और आगे बढ़िए। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हुई कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।